सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई, फिर बने रिश्ते, उसके बाद बना समाज, और उस समाज को चलाने के लिए बना सत्ता। और इसी सत्ता की कहानी है जिस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन वत्स है और आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राहुल राज आर्यन से। हेलो सर। नमस्कार। समाज से शुरू हुआ तो सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आखिर सत्ता और समाज है क्या? देखिए, समाज की जो अवधारणा है उसको हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन वो किताबों में पढ़ने से ज़्यादा जीवन को जीने और जीवन में जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं तो आप यूँ कहिए कि समाज हमारे महसूस करने की चीज़ है। व्यक्तियों का एक बहुत समूह है। जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, जब मानव खानाबदोश था, इधर उधर घूमता था जंगलों में, आज यहाँ है कल वहाँ है, हमारे जीवन में जटिलताएं कम थी। हम आज हमारे सामने जो कंदमूल फल फूल जो मिला हमने खा लिया। हमारे पास इन्वेंशन नहीं थे, हमारे पास कोई हमें पशु दिखा, उस पशु पे हमने पत्थर मारा, पशु घायल हो गया, मर गया, उस पशु को हमने उसी रूप में खा लिया। ये हमारा आरंभिक समाज था। हमने धीरे धीरे जब आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, कृषि का आविष्कार किया, तो हम एक जगह स्थिर हो गए। और जब हम स्थिर हो गए तो हमने ये जाना कि हम हैं और जो हमारे सामने हैं दोनों लगभग एक जैसे लोग हैं। तो इन एक जैसे लोगों के बीच में एक जैसी सोच है, एक जैसा वातावरण है, तो एक एकत्व की भावना, एक सेंस ऑफ यूनिटी, एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस विकसित हो रहा है। और इस सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ टुगेदरनेस के साथ धीरे धीरे एक व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था में हम जब आगे बढ़ते चले गए तो व्यवस्था एक समाज का रूप धीरे धीरे लेती चली। धीरे धीरे जब हम मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में आए तो हमारे अंदर भी चेतना और विकसित हुई। चेतना विकसित हुई तो हमने कहा कि नहीं, अब वैसा नहीं होगा कि मतलब एक अगर राजा का बेटा अयोग्य है तो भी हम पे राज्य करे, ये ठीक प्रणाली नहीं है। तो हमने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो हमने सब लोगों ने अपने अपने कुछ अधिकार छोड़े और उन अधिकारों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कि भाई सब मिलके एक अलिखित सामाजिक अनुबंध करते हैं। मैकियावेली ने कॉन्सेप्ट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, और फिर वहाँ से आधुनिक राज्य का जन्म होता है। उस आधुनिक राज्य में हर व्यक्ति अपने अधिकार को छोड़ता है और उसके द्वारा छोड़ा गया अधिकार किसी कुर्सी में, किसी किताब में, किसी संविधान में, किसी राज्य में, उसमें जाकर वो अधिकार जमा हो जाता है और हम अपनी तरफ से प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं जो हमारे ही द्वारा छोड़े गए अधिकार को, उससे हमें शासन करते हैं। ये आधुनिक राज्य का कॉन्सेप्ट। तो आज के समय में मतलब जैसे हम लोग आजकल के पॉलिटिक्स को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, सत्ता पर नियंत्रण पहले की तुलना में मजबूत हुआ है या कमजोर? देखिए, जब आदर्श आइडियल स्टेट की हम बात करते हैं, जिस समय राज्य बना था, तो उस समय तो ये कहा था कि सबने अपने अधिकार छोड़े हैं और इसलिए राज्य जो चलाने वाला व्यक्ति होगा, जो हमारे ही बीच का व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति जब राज्य को चला रहा होगा तो उसके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होगी और उस नैतिक जिम्मेदारी से वो राज्य को चलाएगा। लेकिन ये ठीक है कि मनुष्य के अंदर कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है। वो सात्विक भी है, वो पाश्विक भी है। वो एक ही समय पे सत्य, अहिंसा, अच्छी अच्छी चीज़ों को भी धारण करता है और ठीक उसी समय में उसके मन के अंदर पशु जैसी प्रवृत्तियाँ भी आती है। जैसे वो चाहता है कि सत्ता पे अधिक नियंत्रण हो, वो चाहता है कि दूसरे की चीज़ें मेरी हो, वो चाहता है कि दूसरों का धन, दूसरे की सीमा, दूसरे का राज्य मेरा हो। यही चीज़ सत्ता के संदर्भ में भी, जब सत्ता अनैतिक होती जाती है तो वो धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर देती है। तो नियंत्रण किस पे? उन लोगों पे नियंत्रण जिन्होंने कभी अपने अधिकार छोड़े थे। यानी हमारे ही द्वारा छोड़े गए अधिकार से एक व्यक्ति, एक प्रणाली, एक दल सत्ता में है और वही दल, वही व्यक्ति, वही प्रणाली अपने ही लोगों पर और अधिक नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर देता है। वो कई तरह के नियंत्रण हो सकते हैं। राज्य के बहुत सारे जो टूल्स है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारे टूल्स है, उसके ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। आज़ादी से पहले जो भारत था, जिन लोगों में भारत की सत्ता थी, आज़ादी के बाद जैसे लोगों के बीच में हमारी सत्ता गई, क्या कुछ डिफरेंस है या फिर हम लोग अभी भी या भारत का आम आदमी गुलाम है? एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया आई थॉट कि मैं शायद हूँ गुलाम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मैं नहीं करना चाहता और मुझे करना पड़ता है। वो चीज़ें मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं पूछता हूँ कि अगर सत्ता पर नियंत्रण न हो और तो सत्ता और जनता के बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बने? एक बार रिपीट करिएगा। अगर सत्ता पर किसी का नियंत्रण न हो, सत्ता चलाने वाला का खुद नियंत्रण नहीं कर पाए, तो जनता और सत्ता के बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ये जनता और सत्ता के बीच का जो रिश्ता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री रिश्ता है।
दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद ही ऐसी है कि हम जो लोग हैं, जैसे हमारा संविधान कहता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमारे लिए पार्लियामेंट, हमारे लिए जुडिशरी, हमारे लिए एग्जीक्यूटिव, सीबीआई, ईडी, इन सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो वो चीज़ हमारी जनता है। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? आप चाहते हैं कि इस भारत भूभाग पे रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल को बेहतर किया जाए। आप चाहते हैं कि एक मुल्क के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में जो भारत है वो मजबूत हो, और जब राष्ट्र मजबूत होने का अर्थ यही कि वहाँ के लोग मजबूत हो। तो वहाँ के लोग कैसे मजबूत होंगे? जब वहाँ के लोग तब मजबूत होंगे जब इंडिविजुअली उनके अंदर ये क्षमता होगी कि वो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। आप नेशंस को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लोगों को पैरालाइज्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लोगों को मजबूत करके ही आप नेशन को मजबूत कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जनता को देना होगा। क्या देना होगा? अधिकार देने होंगे। आपको जनता को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना होगा। आपको एक सेंस ऑफ ऐसी फीलिंग देनी होगी कि ये स्कूल मैंने आपके लिए बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, ये मुल्क ने आपके लिए किया है। फिर वो जनता के अंदर वो भाव आएगी कि इस मुल्क ने हमारे लिए किया है, इस मुल्क ने हमें डॉक्टर बनाया है, इसने हमें इंजीनियर बनाया है, इस मुल्क ने हमें फ्रीडम दी है, इस मुल्क ने हमें चॉइस दी है, इस मुल्क ने हमें ऑप्शन दिया है। तो इन सब के कारण हम इस मुल्क की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और ऐसा ही होता रहा है। जिन मुल्कों ने अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर तरक्की किया है वो मुल्क बहुत आगे बढ़े।